हेलो फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं 2011 में आई फियर इटसेल्फ कॉमिक बुक, जिसके 7 इशू हैं और एक प्रिलूड है, जिसकी स्टोरी मैं आज बताऊंगा कि आखिर ये स्टोरी की शुरुआत कहां से होती है। वैसे तो मैं ये स्टोरी कुछ दिन बाद स्टार्ट करने को था, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से मैं इसे पहले ला रहा हूँ, क्योंकि ये कॉमिक बुक काफ़ी अच्छी है और मैं ये नहीं चाहता कि मेरे अपलोड करने के बाद ही इसे कोई और चैनल अपलोड करके मेरा नुकसान कर दे, जो कि मेरे साथ पिछले 2 कॉमिक्स में हो भी चुका है। खैर, अब फियर इटसेल्फ की स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन स्टोरी शुरू हो मैं इसकी थोड़ी बैक स्टोरी बताना चाहूँगा, जिससे आप ये स्टोरी और भी अच्छे से समझ सकें। फियर इटसेल्फ कॉमिक बुक पार्ट है मार्वल सीक्रेट इन्वेजन और मार्वल सीज का, जहाँ सीक्रेट इन्वेजन के दौरान स्क्रल्स अर्थ पे ह्यूमन के बेस में छिप जाते हैं, जिससे अवेंजर्स और स्क्रल इन दोनों के बीच में भयंकर जंग होती है। लेकिन इन सब फाइट में नॉर्मन ऑसबॉर्न फायदा उठा ले जाता है। लास्ट में वो स्क्रल को इनको मार देता है, जिससे यूएस गवर्नमेंट उसे अवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर और शील्ड का सुप्रीम बना देती है। वैसे मैं ये स्टोरी कंप्लीट कर चुका हूँ, आप चाहें तो इस वीडियो के बाद वो कॉमिक बुक चेक कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर मार्वल सीज में जब एस्गार्ड पे रैग्नारॉक आ जाता है, तो उसके बाद थॉर एस्गार्ड को लेके अर्थ पे आ जाता है, लेकिन लोकी नॉर्मन के साथ मिलकर एस्गार्ड को तबाह करने के लिए प्लान बनाता है, जिसमें इस बार जंग होती है थॉर और अवेंजर्स की, क्योंकि अवेंजर्स अब नॉर्मन के अंडर काम कर देते हैं। लेकिन अवेंजर्स को ये करके बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो बाद में थॉर का साथ देते हैं और नॉर्मन को हरा देते हैं। लेकिन उनकी इस जंग में एस्गार्ड को काफी नुकसान पहुंचा था, तो अब एस्गार्ड को फिर से अर्थ पे बसाने के लिए आयरन मैन कुछ फंडिंग की बात करता है। तो ये थी इस कॉमिक बुक की बैक स्टोरी। अब आते हैं फियर इटसेल्फ के प्रिलूड पे, जिसका नाम है बुक ऑफ स्कल। तो देर न करते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है इजिप्ट के एक डिजर्ट से, जहाँ पे एक प्लेन में बैरन, जीमो और सिन किसी चीज को ढूंढने के लिए आए हैं। बैरन कहता है रेड स्कल के कोड्स को तोड़ पाना बहुत ही मुश्किल काम रहा, लेकिन अब तुम जब साथ हो तो ये थोड़ा इजी हो सकता है। जिसपे सिन जवाब देती है, हाँ, क्योंकि मैं मेरे फादर की बेटी हूँ। और हमें पता चलता है कि सिन रेड स्कल की बेटी है और उसकी ही तरह सिन का फेस भी रेड स्कल के ही जैसा है। फिर वो दोनों शिप से नीचे उतरते हैं और एक पत्थर से धूल हटाते हुए बैरन को रेड स्कल का एक निशान मिलता है। फिर जीमो सिन से पूछता है, क्या तुम्हारे पास इसकी की है? तो सिन की दिखाते हुए बोलती है, मुझे पता था इस चाबी की जरूरत पड़ने वाली है, तो इसे मैंने रख लिया था। फिर उस की से वो लॉक को ओपन करती है, जिसके बाद वो दोनों सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए किसी तहखाने में जाने लगते हैं। जीमो बोलता है, इस जगह का पता तो मुझे आज तक नहीं था। सिन बताती है, जब वो 6 साल की थी तो एक बार रेड स्कल उसे इस जगह पे लाया था, लेकिन तभी उस जगह के प्रोटेक्शन में खड़े रोबोट्स एक्टिव हो जाते हैं और उन दोनों पे अटैक करने लगते हैं। जीमो कहता है, क्या तुम्हें भूल गई थी कि यहाँ पे रोबोट्स भी हैं? जिस पे सिन जवाब देती है, नहीं, उसे यह याद था, बस वो थोड़ा एक्सरसाइज करना चाहती थी और इसी वजह से उसने यहाँ आने से पहले उन रोबोट्स को डीएक्टिवेट नहीं किया था। फिर वो दोनों मिलकर उन रोबोट्स को खत्म कर देते हैं, जिसके बाद सिन एक सीक्रेट चैम्बर में जाते हुए जीमो से कहती है, मैं इस ब्लू लेदर बुक को कभी नहीं भूल सकती, आखिरकार ये बुक अब मेरी हुई। जीमो कहता है, ब्लू लेदर, ये किस तरह के जानवर का फ्लैश हो सकता है? सिन बोलती है, ये एक तरह का रिचुअल्स है जिसमें मैजिकल वर्ड्स लिखे जाते हैं, ये लेदर मरे हुए एटलांटियंस लोगों की खाल का है। तो जीमो कहता है, गुड, लेकिन क्या तुम अब मुझे बताओगी आखिर इसके अंदर लिखा क्या है? तो सिन जीमो को उस बुक की हिस्ट्री बताने लगती है और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें 1942 का टाइम दिखाया जाता है। ये वही टाइम है जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। यहाँ पर रेड स्कल अपने कुछ जादू मंत्र करने वालों के साथ खड़ा है और कुछ मैजिकल स्पेल ट्राई कर रहा है और उसके आसपास एटलांटियंस के कुछ लोग भी कैद हुए लटके हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि रेड स्कल हमेशा पुराने मैजिक और स्टोरीज में बिलीव करता है। वो अपने एक तांत्रिक से कहता है, तुमने तो कहा था कि ये एटलांटियंस काफ़ी होंगे। तो वो तांत्रिक जवाब देता है, हाँ, मैंने ये कहा था क्योंकि ये काफ़ी हैं। और तभी वहाँ आसमान में बिजली चमकने लगती है। तांत्रिक बोलता है, ये बिजली इशारा है हमारे गिफ्ट्स के आने का। स्कल कहता है, लेकिन ये नीचे क्यों नहीं आ रहा है? फिर तांत्रिक जवाब देता है, वो नीचे आएगा। जिस पे रेड स्कल गुस्सा के कहता है, लेकिन ये चीज़ें यहाँ क्यों नहीं लैंड हो रही हैं? क्या तुम मेरी प्रॉब्लम नहीं समझ रहे हो? रेड स्कल बोलता है, मैंने इतना सारा टाइम माउंटेन्स को ढूंढने और उनके रहस्य जानने के लिए लगा दिया, और अब जब मुझे वो चीज़ें मिल रही हैं तो तुम्हारी वजह से वो कहीं और जाके लैंड हो रही हैं।
लेकिन मैं तुम्हारे साथ बात करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। जिसके बाद वो तांत्रिक को वहीं छोड़ के उस जगह की ओर जाने लगता है जहां वो चीज लैंड हुई है। अगली सुबह कैप्टन अमेरिका, नेमार और बकी उस जगह पर छानबीन करने के लिए आते हैं। तो बकी बताता है यहाँ पे रेड स्कल का अब नामो निशान भी नहीं बचा है, लेकिन मैंने किसी तांत्रिक जैसे दिखने वाले को यहाँ देखा है, तो मैंने उसे पकड़ लिया। तो क्या तुम लोग उसे देखना चाहोगे? नेमार कहता है क्या तुमने मेरे लोगों को वहां देखा, क्योंकि यहाँ नेमार अपने कुछ एटलांटियंस को ढूंढ रहा है। बकी जवाब देता है हाँ मैंने उन्हें देखा, लेकिन मेरी मानो तो तुम उन्हें ऐसी हालत में नहीं देख पाओगे। नेमार बोलता है आखिर उनके साथ क्या हुआ है। फिर वो लोग उसी जगह आ जाते हैं जहाँ पिछली रात रेड स्कल ने कुछ तंत्र मंत्र किया था। नेमार अपने एटलांटियंस की लाश देख के गुस्से में आ जाता है और उस तांत्रिक को दीवार पे मारते हुए बोलता है आखिर क्यों, तुमने मेरे लोगों के साथ ऐसा क्यों किया। जिसपे तांत्रिक बोलता है क्योंकि उन नीले ह्यूमंस का ब्लड प्योर था, जिससे मैजिक स्पेल्स अच्छे से काम करती। फिर वो तांत्रिक नेमार से उसे छोड़ने के लिए कहता है। कैप्टन अमेरिका भी नेमार से उस तांत्रिक को छोड़ने के लिए कहते हैं और नेमार से कहते हैं कि उन्हें इस आदमी की जरूरत पड़ने वाली है। तो नेमार कहता है आखिर कैसे, ये हमारी मदद कैसे कर पाएगा। तो कैप्टन बताते हैं इसके जरिए हम ये जान सकते हैं कि रेड स्कल किधर गया है और तब हम जान सकेंगे कि आखिर रेड स्कल किस चीज के पीछे पड़ा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें अंटार्कटिका दिखाया जाता है जहाँ पे रेड स्कल अपनी नाजी आर्मी के साथ पहुंच चुका है। बैरन स्ट्रगर रेड स्कल से बोलता है यहाँ पे वो कोऑर्डिनेट्स खत्म होते हैं और हमें उस चीज का इम्पैक्ट भी दिखाई दे रहा है। आखिर हमने उसे ढूंढ लिया। इधर नेमार, कैप्टन और बकी एक शिप से अंटार्कटिका की तरफ जा रहे हैं, लेकिन नेमार बकी से शिप को और तेज चलाने के लिए कहता है। जिसपे बकी कहता है मुझे पता है तुम उस जगह जल्दी पहुंचना चाहते हो, लेकिन इस शिप की मैक्सिमम स्पीड यही है। कैप्टन अमेरिका बोलते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये थ्यूल सोसाइटी के तांत्रिक किस तरह का मैजिक यूज करना चाहते थे, लेकिन कुछ भी हो हमें रेड स्कल से पहले पहुंचकर उस चीज को रेड स्कल से पहले ही हासिल करना होगा। इधर रेड स्कल उस जगह पहुंच गया था जहाँ वो चीज आके गिरी थी। वो उस गड्ढे को देख के बोलता है यहाँ तो बस आ गए, मुझे लगा था कि यहाँ कोई गॉड या उसकी कोई आर्मी होगी। मुझे लगता है कि उस थ्यूल सोसाइटी के तांत्रिक ने हमें धोखा दिया है। लेकिन तभी वहां पे एक सोल्जर आता है और रेड स्कल से कहता है उसने एक अमेरिकन एयरप्लेन इसी तरफ आते हुए देखा है। इधर कैप्टन का शिप लैंड होने के लिए नीचे आता है, लेकिन तभी एक बर्फीले दानव जैसा मॉन्स्टर उनके एयरप्लेन को पकड़ लेता है। इधर दूर से बैरन स्ट्रकर ये सब देख रहा होता है। उसके सोल्जर से स्ट्राइकर से ऑर्डर मांगते हैं, जिसपे स्ट्राइकर जवाब देता है हम तब हमला करेंगे जब ये उस मॉन्स्टर से लड़ने में ज्यादा बिजी होंगे। शिप से नीचे उतरते ही नेमार उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन नेमार उस मॉन्स्टर के एक ही वार से दूर फेंका जाता है। बकी कैप्टन से कहता है क्या ये रेड स्कल का कोई सीक्रेट वेपन है। कैप्टन बोलते हैं मुझे कुछ आइडिया नहीं है। इधर बकी पीछे से नाजी आर्मी को आते हुए देख लेता है। वो बोलता है काश मेरे पास और हैंड ग्रेनेड्स होते। फिर बकी कैप्टन से नेमार की हेल्प करने के लिए कहता है और कहता है कि वो अकेले इस नाजी आर्मी से निपट लेगा। फिर नेमार की उस बर्फीले मॉन्स्टर के साथ और बकी की नाजी आर्मी के साथ फाइट होने लगती है। कैप्टन अमेरिका उस मॉन्स्टर के ऊपर चढ़ के उसका कान खींचते हैं और नेमार से कहते हैं जल्दी से नीचे गिरा दो, लेकिन वो मॉन्स्टर कैप्टन को ही नीचे गिरा देता है। फिर वो मॉन्स्टर नाजी आर्मी के टैंक पे भी अटैक करने लगता है, लेकिन तभी एक एयरप्लेन से रेड स्कल बाहर देखते हुए बोलता है ये कैप्टन हर जगह मेरे काम में अपनी टांग अड़ाने आ जाता है। और इतना कह के वो अपनी मशीन गन से नीचे मौजूद सभी लोगों पे फायर करना शुरू कर देता है, लेकिन गोलियों की वजह से वहां की जमीन बर्फ टूट जाती है, जिस वजह से वो लोग डूबने लगते हैं। लेकिन कैप्टन अमेरिका डूबते हुए बकी को बचाने में कामयाब हो जाता है। इधर नेमार रेड स्कल के भाग जाने की वजह से काफी नाराज था। कैप्टन कहते हैं उसे पकड़ने के लिए हमें गुस्सा नहीं बल्कि एक प्लान की जरूरत पड़ेगी। इधर रेड स्कल के शिप में बैरन स्ट्राइकर को ये लगता है कि उसने कैप्टन अमेरिका और उसके साथ नीचे सभी लोगों को मार दिया है, लेकिन रेड स्कल कुछ और ही सोच रहा था। वो सोच रहा था इतनी मेहनत करने के बाद भी उसे कुछ हासिल नहीं हुआ, उसे मिली तो बस निराशा। तभी हमें सिन की आवाज आती है जो कि बैरन जीमो को उस बुक की स्टोरी बता रही थी। वो जीमो से कहती है उस रात मेरे फादर ने सबसे झूठ बोला था कि उन्हें कुछ नहीं मिला था, उन्हें एक हैमर मिला था जिससे वो कभी नहीं उठा पाए। ये हैमर आसमान से आके गिरा था। इसके बाद हमें वो हैमर दिखता है जिसके लिए रेड स्कल आया था और वो उसे उठा नहीं पाया था, क्योंकि ये हैमर भी थॉर के हैमर की तरह है जिससे उसका वर्दी ही उठा सकता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें सिन और जीमो दिखाए जाते हैं। जीमो कहता है तो तुम्हारा मतलब कि वो हैमर गॉड ने नाजिस के लिए भेजा था, लेकिन तभी वहां पे सब हिलने लगता है। सिन कहती है लगता है अर्थक्वेक आया है, जिसपे जीमो टॉन्ट मारते हुए बोलता है मुझे तो लगा था कि तुम्हारे फादर का कोई ट्रैप है। फिर वो दोनों लोग वहां से भागते हुए ऊपर सरफेस की तरफ आने लगते हैं। ऊपर आते ही सिन जीमो को गिरा देती है
और उसकी तरफ गन पॉइंट करके कहती है, सॉरी ज़ीमो, हमारा साथ बस यहीं तक था और इसके आगे का सफर मुझे अकेले तय करना होगा। और इतना कह के वो ज़ीमो को गोली मार देती है, जिसके बाद सिन ज़ीमो का एयरक्राफ्ट लेके वहां से उड़ के जाने लगती है। लेकिन ज़ीमो सिन की गोलियों से मरा नहीं था। वो उठते हुए बोलता है, ओके सिन, तुम्हें लगता है कि वो हैमर तुम्हारी डेस्टिनी है तो यही सही, लेकिन अब तुम चैन से जी नहीं पाओगी क्योंकि तुमने अभी अभी ब्रांड न्यू दुश्मन बना लिया है। मैं तुमसे पहले उस हैमर को ढूंढ निकालूंगा और इस दुनिया को नया शेप दूंगा। और ज़ीमो की इन्हीं लाइंस के साथ ये प्रीलूड बुक ऑफ स्कल यहीं पे खत्म होता है और इसके आगे की स्टोरी कंटिन्यू की जाएगी फेयर इटसेल्फ के इशू 1 में, जिसके बाद की स्टोरी बहुत ही एडवेंचरस है। उसमें हम कुछ ऐसे इवेंट्स भी देखेंगे जो कि आप हमेशा से देखना चाहते थे, जैसा कि आयरन मैन का असगार्डियन आर्मर और साथ में बहुत कुछ। तो गाइस, आपको क्या लगता है कि सिन उस हैमर ऑफ स्कार्डी को ढूंढ पाएगी या फिर उसे ज़ीमो ढूंढ लेगा? ये बात आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही में ये भी बताएं कि आप स्टोरी के एपिसोड 1 के लिए कितना एक्साइटेड हैं। तो अब मैं चलता हूँ, आप मेरी बाकी की वीडियोस एंजॉय करिए और खुश रहिए।